So we are starting chapter number 3, fundamental rights and duties. Written portion, answer the following question. First question. What do you understand by fundamental rights? Name the fundamental right. What do you understand by fundamental right? Name the fundamental right. फंडामेंटल राइट्स आप क्या समझते हैं ये पहले आपको बताना है. तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स. बेसिक राइट्स मतलब मूल अधिकार. ठीक है, मूल एकदम, मतलब जिसके बिना इंसान नहीं रह जाता, फिर उसका जीवन जो है जानवरों के जितना बदतर हो जाता है. फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट विच आर प्रोवाइड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ आवर कंट्री बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं प्रत्येक नागरिक को. These rights are universally applicable to all citizens irrespective of different caste, religion, place of birth और gender. ये अधिकार irrespective यानी कि इसके नजर मतलब ये देखा नहीं जाता कि वो कौन सी जाति से आता है, कौन से धर्म से आता है, ये कहाँ उसका जन्म हुआ है, या उसकी जाति मतलब या उसकी जेंडर क्या है. यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो हर किसी भारत के नागरिक के लिए है. फिर उसके बाद फिर आपको 6 फंडामेंटल राइट लिखना रहेगा. तो फॉलोइंग आर द फंडामेंटल राइट्स. ऐसे करने के बाद फिर वो जो 6 फंडामेंटल राइट है, यानी कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल कल्चरल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडिएशन या रेमेडीज. इन सब 6 राइट्स को इसके बाद लिखना रहेगा. तो ऐसे ये क्वेश्चन होता है खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम द फंडामेंटल राइट गिवन अस and describe one of the rights. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिर से 6 फंडामेंटल राइट को लिखना है और उसमें से कोई भी सा एक को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो 6 फंडामेंटल राइट, इस चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल राइट्स है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स एकदम याद होना चाहिए. फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूटी से कंपेरिजन में. तो 6 फंडामेंटल राइट फिर से आपको लिखना रहेगा. हेडिंग देना रहेगा देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर. तो फिर से 1 2 3 4 5 6 फंडामेंटल राइट लिखना रहेगा. सामने देखिए सेकंड डेस्क, सामने फोकस. फिर उसमें से आपको 6 फंडामेंटल राइट्स में से किसी एक राइट को एक्सप्लेन करना रहेगा. जैसे कि हमने इसमें राइट टू फ्रीडम को एक्सप्लेन किया है, आपको जो सभी याद रहेगा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में. तो राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पीपल वर गिवन द राइट टू लिव विथ देयर डिग्निटी. मतलब कि स्वाभिमान से या सम्मान से, प्रतिष्ठावान से जीने का अधिकार दिया गया संविधान ने. सम्मान से, जैसे कि आपको पता है कि 3000 साल पहले से जाति व्यवस्था शुरू हुई थी, तब जो शूद्र की जो स्थिति थी या जो दलित जिनकी स्थिति थी, तो सामने मटका पीछे झाड़ू, ये सब तो जो जिंदा बस थे लेकिन डिग्निटी के साथ नहीं थे. क्या नहीं थे? डिग्निटी के साथ. तो फिर उसको जो है महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब ने स्वतंत्रता दिलाई जो उनका जानवर से बदतर जीवन था उससे. They cannot be arrested or restricted in any manner. Any person can go to any place. कोई भी व्यक्ति जो है भारत का कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी बस सकता है. इसमें कुछ लिमिटेशन, जैसे कि नॉर्थ सेंटिनेलीज आइलैंड जो भारत का ही है, तो अगर वहां जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि उनको खतरा है आपसे, क्योंकि उन लोग अभी भी 15,000 साल पहले का जो लाइफस्टाइल है आदि मानव वाला, उस लाइफस्टाइल में जीते हैं. सेंटिनेलीज, नॉर्थ सेंटिनेलीज आइलैंड अंडमान निकोबार में है. तो कुछ जगह पर आपको जाने से रोका जाएगा क्योंकि आपके जाने से उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अभी जैसे कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक इंडियन यूट्यूबर है, ब्लॉगर, वो किसी अफ्रीका किसी देश में गया और वहां के नेटिव लोगों को यानी कि वहां के ट्राइबल लोगों को कोका कोला पिला रहे हैं. ठीक है, पार्ले जी दे रहे हैं फिर ऐसे टाइप से. तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन इसमें कुछ है, मतलब आप कहीं भी जाके कहीं भी बस नहीं सकते हो, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है. ठीक है, वो कुछ ही रेस्ट्रिक्शन है जो कि उनको आपसे खतरा ना हो इसलिए. तो ये है राइट टू फ्रीडम. देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स. सो आप एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स से क्या समझते हैं. तो देखिए, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स माइनॉरिटीज को, किनको? माइनॉरिटीज को. माइनॉरिटीज मतलब क्या? जिनकी संख्या कम है, उस धर्म को माइनॉरिटीज कहा गया है इस आर्टिकल के हिसाब से. ठीक, तो माइनॉरिटीज कौन है भारत में? हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म के अलावा बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं वो माइनॉरिटी कंसीडर किए जाते हैं. कहाँ?
इंडिया में। तो पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड रिलीजन लिव इन इंडिया, बहुत सारे धर्म के लोग जो है भारत में रहते हैं, जिसके आप सभी जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और बच गए वो, ठीक है, जुडाइसिज्म है ना, पारसी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो सब जो है डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट धर्म के लोग जो है भारत में रहते हैं, इसलिए उनके कल्चर और एजुकेशन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए राइट टू कल्चर जो है, ये वाला राइट जो है ये दिए गए हैं, ताकि उनके कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, उनके संस्कृति, भाषा और लिपि को बचाया रखा जा सके। कल्चर तो आप सभी जानते हैं, भाषा भी जानते हैं, स्क्रिप्ट यानी होता है लिपि, जैसे कि लैटिन स्क्रिप्ट, लैटिन स्क्रिप्ट का लिपि जो है वो है ABCD, A से Z तक। हिंदी का वर्णमाला का स्क्रिप्ट क्या है? अ से लेकर ज्ञ तक, उसको बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है इंग्लिश में? अगर इंग्लिश यानी लैटिन, लैटिन का स्क्रिप्ट क्या है? A से Z तक। हिंदी का स्क्रिप्ट क्या है? वर्णमाला, अ से ज्ञ तक। The minority group have the right to establish their institution and they can administer it. यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपना जो है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि उनका कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट बचा रहे। क्या रहे? बचा रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4th आई थिंक, 4th, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल अबाउट राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार को आपको उदाहरण सहित बताना है। तो राइट टू फ्रीडम आंसर नंबर 2 में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप उसमें से देख के लिख लेंगे। इसको रटने जैसा कुछ नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी क्या? आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने देता है ये अधिकार, और ये आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कि आप सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं और कोई गलत काम कर उसके विरुद्ध बोल सकते हैं। लिखना बंद करिए, सामने देखिए इसका एग्जाम्पल। इफ एनी पर्सन वांट्स टू बी अ डॉक्टर, ही कैन चूज हिज प्रोफेशन एंड नो वन कुड फोर्स हिम टू चूज एनी अदर प्रोफेशन। ये बात अभी हमको हल्का लग रहा है कि हाँ ठीक है हम डॉक्टर बन सकते, कौन हमको रोक रहा है हमारे पेरेंट्स के अलावा। ऐसे पहले ऐसा नहीं था, सबको पता है वर्ण सिस्टम के हिसाब से अगर आपको टीचर बनना है तो आपको ब्राह्मण होना पड़ता था, सबको पता है। गुरु जो बनना था उसके लिए वर्ण से, अगर आपको राजा बनना होता था तो आपको क्षत्रिय वर्ण से होना होता रहता था। अगर बिजनेस का मैन बनना है तो आपको वैश्य वर्ण से होना रहता था। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है भारत भुक्त भोगी है वर्ण सिस्टम का, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है राइट टू फ्रीडम, जो हमारे महान लोग जो हैं, माननीय काशीराम, महात्मा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर और बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो उनके बदौलत ये हमको राइट मिल गया है। तो अभी हमको हल्की बात लग रही है, ठीक है जो बनना चाहते बन सके, इसकी खुद में एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि आप आज जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हर महिला वर्ग को और SC ST OBC समाज को पूरा धन्यवाद देना चाहिए, बाबा साहेब का, महात्मा फूले का, और जो भी हमारे जो हैं इसमें जिन्होंने उत्थान किया है दलित वर्ग का पूरा, और महिलाओं के हर वर्ग की महिलाओं का। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स के 6 में से ये 4th वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वैसे राइट टू इक्वालिटी है, उसके बाद से आप मान सकते हैं 6 का 6 इंपॉर्टेंट है। We have question number 5th of chapter number 3, fundamental rights and duties. This is question: what a person should do if his fundamental rights are violated. Violation मतलब होता है उल्लंघन, violation से ही बना है violated, उसी से, ठीक है। जैसे कि रन का रनिंग बनता है वैसे, ठीक। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट के साथ किसने छेड़छाड़ किया या उसका उल्लंघन किया, जैसे कि है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है या राइट टू इक्वालिटी है, तो राइट टू इक्वालिटी में समानता का व्यवहार होना चाहिए। आपके साथ किसी ने भेदभाव किया, जैसे कि एक शख्स थे, ठीक है, उनका क्या हुआ, जब वो किसी के मरनी में गए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दसगात्र। क्या बोलते हैं? दसगात्र। तो बाकी सबको अलग, मतलब कि सिमिलर पात्र में खिलाड़ थे, उनको क्योंकि वो अलग जाति से थे, उनको अलग तरह का बर्तन दिए, अलग तरह का बर्तन दिए। तो एक प्रकार का क्या है? इनइक्वालिटी। क्या है? इनइक्वालिटी। तो ये हुआ आपके राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट।
एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब ऐसा हो तो क्या करने हैं, देन दे हैव टू कंप्लेन इन देयर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं है कि अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपको फिर कहां जाना है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो दो ऑप्शन इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है, दिल्ली में। तो हाई कोर्ट क्या है, तो सुप्रीम दिल्ली जाओगे तो उतना खर्चा भी पड़ जाएगा, इसलिए नियरेस्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। एक सजेशन भी दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक दो ब्रांच और होना चाहिए बोल के, 2 ब्रांच कम से कम, क्योंकि जो व्यक्ति केरला में है अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सोचो कितना दूर पड़ जाएगा, केरला का व्यक्ति जाएगा दिल्ली, है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का और 2-3 ब्रांच होना चाहिए, एक नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा नागालैंड साइड, ठीक है, और बाकी सेंटर में तो ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ वाले के लिए तो ज्यादा दूर नहीं पड़ता, और एक साउथ में होना ही चाहिए, कम से कम 2 तो जरूरी है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 6, एज अ स्टूडेंट व्हाट ड्यूटीज वुड यू परफॉर्म। एज अ छात्र आपको कौन कौन सी भूमिका अदा करनी चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया भाई डैमेज वाला नहीं करना है बोल के। पहले देखो, एज अ स्टूडेंट आई वुड परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि डैमेज नहीं पहुंचाना वाला, ठीक है। आई वुड कंसिडर माई स्कूल प्रॉपर्टी एज माई ओन एंड नॉट डैमेज इट। देखो, डैमेज करोगे प्रॉपर्टी तो जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन, उसका खर्चा बढ़ेगा। अब वो खर्चा इनडायरेक्टली किस पर आएगा, फिर स्टूडेंट्स पर ही आएगा। मान के चलो आपने 1 लाख के प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया, तो इंस्टीट्यूट वो 1 लाख के प्रॉपर्टी, फिर फीस हाई होता है फिर आपका, समझ गए। तो आप किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर आप अपना ही खर्चा बढ़ा रहे हैं, ये होता है। वैसे ही जस्ट कि जब हम, ये एज अ स्टूडेंट की बात है, अब एज अ पब्लिक, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि ट्रेन पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड सरकारी, बोरिंग कुआं सरकारी। तो क्या करते हैं, जैसे बोरिंग में, बोरिंग का लोहा चोरी हो जाता था, स्टील, लोग बोरिंग उखाड़ के ले जाते थे, पहले ऐसा हुआ था, ठीक। और सड़क जब बनता है, एक न्यूज उसमें देखा मैं, सड़क बना उसके बाद क्या होता है, ठेकेदार और जो मजदूर हैं सड़क बनाने में शाम को 5 से 6 बजे के बाद चले जाते हैं। उसके बाद लोग आए तो उसका डामर या जो भी सीसी रोड बना तो उसका वो निकाले, सीसी रोड बनता है तो उसमें गिट्टी और वो जो है ना उसका मसाला समझो है ना, वो निकाले और अपने घर का पूरा छपाई पोताई सब कर दिए, ठीक है। डामर रोड जब बना था, डामर ले गए, क्योंकि जो लेबर और कॉन्ट्रैक्टर इन लोग 6 बजे के बाद चले जाते हैं, ज्यादातर जगहों में 5 बजे के बाद, ठीक है। तो उसके बाद फिर ऐसा होता है। तो ये होता है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, डैमेज पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि ट्रेन को भी आग लगा दिए थे जब प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये सब है। तो एज अ स्टूडेंट I would respect my principal teachers and other members of my school. Other members में जो हमारे दीदी भैया लोग हैं, उनको, उनके लिए ये किया जा रहा है, अदर मेंबर्स, ठीक, उनको भी रिस्पेक्ट देना है ऐसा बोल के, ठीक है। ये सेम चीज जो है एज अ पब्लिक सिटीजन भी आपके लिए मान रखता है। ये जो सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, और जिसकी जो वॉशरूम साफ करने वाले होते हैं, जैसे कि पब्लिक में भी, तो आप सोचिए उन लोगों को, जैसे कि बहुत निचला दर्जा दिया जाता है समाज में, लेकिन आप सोचिए अगर कोई टॉयलेट साफ करने वाला नहीं होते, आपको पता ही है अगर 10 साल 15 साल में टॉयलेट जो है उसका जो भर जाता है, क्लीन करना पड़ता है, पता है सबको। तो जो आम जनता है वो उनको बहुत ज्यादा छोटा काम है ऐसा बोल के देखती है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर वो साफ करने वाले नहीं होते तो किसको करना पड़ता, खुद को करना पड़ता, यानी आम जनता, ठीक है। तो ये सोचकर उनके प्रति थोड़ा सा, मतलब कम से कम रिस्पेक्ट का भाव नहीं, कम से कम नीचे का भाव भी नहीं होना चाहिए कि ये लोग ऐसे कीड़ा मकोड़ा टाइप से, कम से कम ये भाव तो नहीं ही होना चाहिए। भले आप रिस्पेक्ट करें चाहे ना करें, नॉर्मल रहें कम से कम, ठीक। तो ये चीज है। फिर है इसमें भी कास्ट सिस्टम में जो है भंगी समाज, जो हमारा जो भारतीय समाज है, वो इसमें भी जाति व्यवस्था ले आया था कि नाली साफ करने का काम भंगी को दिया जाता था। भंगी वर्ग से जो आते थे नाली साफ करने का काम उन्हीं लोग करते थे, ऐसा। तो इंडिया के जो बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम था ऐसे टाइप से, तो क्योंकि फंडामेंटल राइट का हम बात बता रहे हैं तो इसलिए, ठीक है। तो उनको जो है थोड़ा सा नॉर्मल, कम से कम नीचा तो नहीं समझना है, बाकी थोड़ा रिस्पेक्ट के नजर से भी देखना है। जैसे कि आप देखें ना, कूड़े वालों को, मम्मी कूड़े वाला आया है करके एक एड भी था, आया था,
तो उसकी मम्मी बोलती बेटा कूड़े वाले तो हम हैं, वो कौन है? सफाई वाला है। ऐसा देखो ना, हम तब जब भी कोई आता है सफाई कर्मचारी से क्या बोलते? कूड़े वाला आया है बोलते हैं। तो कूड़े वाला नहीं है, कूड़े वाले कौन है? हम लोग हैं, कूड़ा हम लोग दे रहे हैं, वो कौन है? सफाई वाला है। फिर आई वुड कंसिडर माई स्कूल प्रॉपर्टी एज माई ओन, ये वाला है आई वुड मेंटेन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ माई स्कूल। यूनिटी यानी क्या होता है? एकता। इंटेग्रिटी यानी होता है एकजुटता या अक्षुण्णता, ठीक है, एकजुटता समझो, एकजुटता बनाए रखेंगे। डैमेज वाला बता चुके हैं। आई वुड नॉट टेक पार्ट इन वायलेंट एक्टिविटी एंड विल मेंटेन द पीस इन स्कूल। वायलेंट एक्टिविटी जैसे कि 4 लोग गैंग बना के घूम रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो उसमें शामिल नहीं होऊंगा, ऐसा टाइप से। और पीस, शांति बनाए रखूंगा। आई वुड मेंटेन द हार्मनी। हार्मनी होता है भाईचारा। क्या होता है? लिखिए, हार्मनी यानी भाईचारा। among the students of various caste and class, caste and religion। तो मतलब मैं भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से आता हो या किसी भी धर्म से आता हो। हार्मनी यानी भाईचारा, तो भाईचारे के साथ व्यवहार करूंगा या करूंगी। हार्मनी यानी भाईचारा। और बाकी आपको पता है यूनिटी यानी एकता, इंटेग्रिटी यानी एकजुटता, एकजुट होकर बोलते हैं ना, एकजुटता। और बहुत सारा मीनिंग होता है इसका, पर्यायवाची आप सभी जानती हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का एसेंस।